नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस शिखर पॉइंट पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पर मन से पढ़ रहे होंगे। तो हमारा सफ़र जो चल रहा था आईएनसी से पहले हमने क्या देखा था कल? भारत में अंग्रेजों का आगमन से लेकर भारत में अंग्रेजों का शासन व्यवस्था तक का सफर देखा। मतलब 1600 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक देखा। उसके बाद का जो भी कहानियां हैं वो आज एक लेक्चर में क्या करेंगे, देखेंगे। अगर हो सकता है पॉसिबल तो एक लेक्चर में खत्म होगा, नहीं तो इसके बाद सेकेंड पार्ट भी इसका मैं लाऊंगा। ठीक है, तो इसको आप लोग मन से पढ़िए, समझिए और देखिए कि भारत का इतिहास किस तरह से क्या हुआ, बना, कैसे इसको बनाया गया। जो आज हम इतिहास पढ़ रहे हैं क्या वो वास्तविक में वही इतिहास था या फिर इस इतिहास को तोड़ मरोड़ कर बनाया गया? इसी को आज हम लोग को क्या करना है, समझना है, देखना है। तो आप लोग अंत तक जुड़े रहिए, देखिए कैसे भारत के इतिहास का सफर चलता है। ठीक है, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दौर था 1885 से लेकर 1947 तक का, ऐसा बात नहीं है, ये आज़ादी से पहले का ये वर्ष है। 1885 में क्या हुआ था, आईएनसी का स्थापना हुआ और 1947 में भारत का आज़ादी हुआ। भारत किसके गुलाम से मुक्त हुआ? अंग्रेजों के गुलाम से मुक्त हुआ भारत 1947 में। लेकिन ये आईएनसी जो संस्था बना था 1885 में, ये संस्था वर्तमान में भी जारी है और ये एक राजनीतिक पार्टी के रूप में काम कर रहा है। राजनीतिक पार्टी के रूप में क्या कर रहा है, काम कर रहा है, जिस पार्टी का नाम है कांग्रेस। क्या नाम है? कांग्रेस नाम है। तो बस यही संस्था है जो भी वर्तमान में भी क्या है, चल रहा है। क्लियर है? अब देखिए 1885 से 1947 तक का जो भी सफर हुआ आजादी से पहले आईएनसी का, उसी को हमको पढ़ना है। तो देखिए किसी भी चीज में आप समझिएगा, इतिहास में अगर जो कुछ भी पढ़ना होगा, अगर जो उसका काल लंबा रहा होगा तो उसको तोड़ तोड़ कर पढ़ना पड़ता है। उसी तरह देखिए 1885 से 1947 तक का आईएनसी का सफर को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला उदारवादी, दूसरा उग्रवादी और तीसरा गांधीवादी। 3 पार्ट में हम इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पहला उदारवादी का मतलब कि ये उदार प्रवृत्ति के थे, नरम दिल के रहते थे। ठीक है, 1885 से 1905 तक इसका सफर चला। इसका सफर जब अंत हुआ तो उग्रवादी का दौर आया और उग्रवादी 1905 से लेकर 1919 तक का सफर तय किए। उग्रवादी से भी भारत का आज़ादी नहीं मिला, तब आए कौन? गांधीवादी, यानी मतलब गांधी जी का इतिहास आया और 1919 से लेकर 1947 तक का यह क्या किए, सफर तय किए भारत के इतिहास में। और 1947 में फिर क्या हुआ, भारत का आज़ादी हुआ। तो इसी को पढ़ना है। 3 पार्ट में हम लोग क्या किए, देखें। ये उदारवादी का मतलब कि यहाँ पर जो भी आईएनसी में नेता हुआ करते थे 1885 से 1905 के तहत, वो नरम दिल के नेता थे, उदार प्रवृत्ति के नेता थे। मतलब कि आईएनसी संस्था का गठन ही किया गया था कि भारतीय लोगों की मांगों को अंग्रेज के समक्ष रखना है और अंग्रेजों से उस मांग को क्या करना है, मांगना है। लेकिन इस समय जो नेता बने, जैसे देखिए दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सभी जो नेता बने ये उदार प्रवृत्ति के थे। मतलब ये मांग तो मांगते थे अंग्रेजों से, लेकिन संवैधानिक तरीके से, प्रार्थना करके, हाथ जोड़कर मांगते थे। मतलब कि बलपूर्वक ये अपनी मांगों को नहीं मांगते थे। तो समझने वाली बात है कि अगर जो ऐसे ही मांगने से अगर जो अंग्रेज हमारी मांगों को दे देता तो फिर स्थानीय संस्था की जगह केंद्रीय संस्था का हम गठन क्यों करते? सोचने वाली बात है कि सिर्फ मांगने से ही वो अगर जो पूरा कर देता तो हमारे स्थानीय संस्था में भी वो पूरा कर सकता था, तो फिर ये आईएनसी का जरूरत क्या था? तो मतलब यहीं पर ये लोग गलती कर दिए क्या कि ये लोग उदार प्रवृत्ति के थे। ये लोग सोचे कि क्या कि हम इससे संवैधानिक तरीके से जो अपना मांग मांगेंगे तो अंग्रेज क्या करेगा, हमारी मांगों को पूरा करेगा। ये ऐसा सोचना क्या किसका था? उदारवादी जो भी नेता थे उनका सोचना था। लेकिन क्या ऐसे मांगों से अंग्रेज उनकी मांगों को पूरा करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। ये सोचना क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि कभी भी अंग्रेज का नीति भारतीयों के लिए बना ही नहीं। तो जब उसको भारत से कोई
मतलब भारतीयों से कोई लगाव ही नहीं है, तो फिर वो भारतीयों के लिए अच्छा नियम क्यों बनाएगा? सोचने वाली बात है। अच्छा नियम क्यों बनाएगा? नहीं ना बनाएगा। तो इनकी मांगों को भी पूरा कौन नहीं करेगा? अंग्रेज नहीं करेगा। उदारवादी प्रवृत्ति के थे, शांतिपूर्ण विरोध करते थे, संवैधानिक तरीके से अपना मांग मांगते थे, संवैधानिक तरीके से, ठीक है। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी मतलब सुरेंद्र नाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले, ये सभी क्या थे? इसके नेता थे। समझ में आया? तो इसमें कुछ वैसा सफलता देखने को मिलता नहीं है, तो इसमें भी हमको कुछ पढ़ना है नहीं। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको पढ़ना होगा, वो चीज ये है कि जैसे ही 1905 का दौर आता है तो देखते हैं क्या कि धीरे धीरे पहले से भी क्या होता था, भारत के समाज में विद्रोह, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्या होता था, कहीं कहीं छिटपुट उभरते रहता था। वही देखता था क्या अंग्रेज कि सबसे ज्यादा अगर जो कहीं विद्रोह फैलता था तो वो बंगाल के एरिया में फैलता था। कहाँ फैलता था? बंगाल के एरिया में फैलता था। तो बंगाल के एरिया में फैलना, हम इसके लास्ट वीडियो में आपको बताए हैं कि उस समय जो बंगाल था वो राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। मतलब जो भी अंग्रेज को दिक्कत होता था वो बंगाल से ही होता था, और जो भी फायदा होता था वो भी बंगाल से होता था। तो फायदा होता था तो उसमें तो अंग्रेजों को कोई तकलीफ नहीं हुआ, लेकिन जो दिक्कत होता था भारतीयों से उनको, उसी दिक्कत को खत्म करने के लिए क्या किए? वो यहाँ पर फूट डालने का काम करेंगे। और फूट कैसे डाले कि जो बंगाल था उसको दो पार्ट में क्या कर दिए? बांट दिए। एक हो गया पूर्वी बंगाल और एक हो गया पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में ऐसे पूरा बंगाल में ही था, बंगाल में हिंदू मुस्लिम दोनों लोग रहते थे। तो ये क्या किया, देखा क्या कि बंगाल राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है, तो क्यों ना हम इसमें क्या डाल दे? फूट डाल दे। और फूट डालकर क्या करें? इनकी शक्तियों को कमजोर कर देंगे। और जब हम कमजोर करेंगे तो ये फिर हमारे विरुद्ध क्या नहीं कर पाएंगे? दंगा फसाद नहीं कर पाएंगे। देखिए, तो इसी को लागू करने के का ये जो बात बोलते हैं, बंगाल का विभाजन का जो घोषणा करते हैं, वो 19 जुलाई 1905 को करते हैं कि बंगाल अब क्या होगा? पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बटेगा। ये जैसे ही घोषणा करते हैं तो जो भी बंगाल के रहते हैं, बंगाल निवासी, वो क्या करते हैं? अंग्रेजों की इस नीति के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, विद्रोह करते हैं। और उसी प्रदर्शन को बोला क्या जाता है? बहिष्कार प्रदर्शन। और ये प्रदर्शन कब करते हैं? 7 अगस्त 1905 को। ध्यान दीजिएगा, बंगाल का विभाजन का घोषणा जो किया था अंग्रेज, वो 19 जुलाई 1905 को किए। और इसी के विरुद्ध बंगाल के निवासी अंग्रेज का नियमों का विरोध किए। वो कब किए? 7 अगस्त 1905 को। इसी में क्या किया गया? बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया, स्वदेशी आंदोलन चला और बंग भंग आंदोलन चला। ये ध्यान रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 7 अगस्त 1905 को। बहिष्कार प्रस्ताव भी कब पारित हुआ? 7 अगस्त 1905 को। और बंग भंग आंदोलन भी कब शुरू हुआ? 7 अगस्त 1905 को। मतलब यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन कब चला था? बंगाल विभाजन के परिप्रेक्ष्य में चला था। इतना सब कुछ होने के बाद सभी के मन में ये लगा कि चलो इतना हम विद्रोह कर रहे हैं तो अंग्रेज कहीं ना कहीं दबेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि इसके विपरीत 16 अक्टूबर 1905 को क्या कर दिया जाता है? बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। अब जो बंगाल एक था, अब वो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में क्या हो गया? टूट गया। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में टूट गया। अब पूर्वी बंगाल में मुस्लिम अधिक थे और पश्चिमी बंगाल में हिंदू अधिक हो गए। ये हो गया क्या? बंटवारा। ये जो बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो राजनीतिक उद्देश्य के कारण हुआ था। और यहां पर क्या डाल दिए? फूट डाल दिए। अब इतना में भी उनका काम नहीं चलेगा, तो होता क्या है कि जब बंग भंग आंदोलन शुरू होता है तो इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब बंगाल का विभाजन होता है तो उस समय अंग्रेज मुसलमानों को झूठी दिलासा दे देते हैं और कहते क्या है कि अब यहाँ पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा वो देंगे। मुसलमानों में सांप्रदायिकता को क्या देंगे? बढ़ावा देंगे।
बंग भंग आंदोलन जब होता था तो शुरू करने से पहले गंगा आरती होता था, काली पूजा होता था। क्या होता था? गंगा आरती, काली पूजा और वंदे मातरम का नारा लगाया जाता था। वंदे मातरम का नारा लगाया जाता था बंग भंग आंदोलन शुरू करने से पहले। तो यही अंग्रेज क्या किए, मुसलमानों में क्या भर दिए, जो बोला जाता है ना कि कान भर देना, वही भर दिए कि देखो मुसलमान, इससे तुमको कहां फायदा लग रहा है, इससे तुमको कहीं कोई फायदा नजर आ रहा है? यहाँ बंग भंग आंदोलन भी चलाया जा रहा था, हिंदू अपना ही देवी देवता का पूजा कर रहा है, अपना ही राष्ट्रगान गा रहा है। मतलब कि अगर जो हिंदू जीत भी जाएंगे फिर भी तुमको साथ नहीं देंगे। मतलब बोला जाता है कि अनपढ़ों को समझाना बाएं हाथ का खेल हो जाता है। वही काम यहाँ पर अंग्रेज क्या कर दिए, खेल दिए। और खेल दिए तो मुसलमान भी समझने लगा कि क्या, अरे यार ये तो सच में क्या हो रहा है कि ये दंगा हम जीत रहे हैं, लेकिन जीतने के बाद वास्तविक में जीत किसका हो जाएगा, हिंदुओं का हो जाएगा। ये ऐसा कौन सोच लिए, मुसलमान सोच लिए। लेकिन क्या वास्तविकता ऐसा था? ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां पर लोग एक साथ मिलके क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। आप देखिए कैसे लड़ रहे थे। अगर जो आपको लग रहा हो कि हम अपने मन से बोल रहे हैं तो नहीं, देखिए क्या हुआ। बंगाल का जब विभाजन हुआ बंग भंग आंदोलन के बाद भी, तब उसके बाद देखिए उसी दिन को, जिस दिन बंगाल का विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, उसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? शोक दिवस मनाया गया। वहीं पर क्या हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर ने पूरे बंगाल में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में राखी का त्योहार मनवा दिए। मतलब कि राखी दिवस मनाए, रक्षाबंधन मनवाए, इस एक दिखाने के लिए कि तुम हमको अलग भी कर दोगे ना, फिर भी हम पूरे बंगाल क्या है, एक है, हिंदू मुस्लिम अलग नहीं है। ये दिखाए कौन? यहाँ पर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के विभाजन होने के बाद भी राखी दिवस मनाकर रविंद्रनाथ टैगोर दिखा दिए। लेकिन फिर भी अंग्रेज सफल किसको समझाने में हो गया? मुसलमानों को समझाने में। वो समझाए क्या? वो अपने दलील को पास करवाएं, अपने दलील दिए और मुसलमान उनकी झूठी दिलासों में क्या हो गए, फंस गए। और वो क्या कर दिए, हिंदू से अलग हो गए। पहला चीज नोट कीजिएगा, हिंदू से भी कौन अलग हुए, मुसलमान अलग हो गए। अब देखिए, अब आता है दौर 1906 का, 30 दिसंबर 1906। तो देखिए क्या होता है, 30 दिसंबर को आगा खां के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, आगा खां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल जाता है, कहाँ, शिमला जाता है। और शिमला किससे मिलने जाता है, मिंटो से मिलने जाता है। मिंटो उस समय यहाँ का वायसराय हुआ करता था। मिंटो से मिलने जाता है। वो क्यों जाता है? तो जिस समय बंगभंग आंदोलन चल रहा होता है, उस समय अंग्रेज मुसलमानों को कहते हैं क्या, कि तुम इस आंदोलन से दूर हो जाओ, हट जाओ, तब हम तुमको बाद में क्या देंगे, राजनीतिक में दर्जा देंगे और सरकारी नौकरी में भी तुमको क्या देंगे, दर्जा देंगे। तो 1906 में उसी दर्जा को मांगने के लिए ये लोग आगा खां कहाँ जाते हैं, शिमला जाते हैं। और शिमला में इनको वो दर्जा दिया भी जाता है। तो जब वहां से वो पुनः वापस आते हैं तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका, बंगाल का राजधानी ढाका में सलीमुल्लाह खान नवाब थे। उन्हीं के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का क्या किया गया, स्थापना किया गया। तो मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन, सलीमुल्लाह खान। और आगा खां क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। तो मुस्लिम लीग का स्थापना हो गया। देखिए, तो जब मुस्लिम लीग का स्थापना हो गया तो हुआ क्या कि मुसलमान अब कांग्रेस से अलग हो गए, यानी कि कांग्रेस अब क्या पड़ गया, थोड़ा सा कमजोर हो गया। कौन, आईएनसी थोड़ा सा क्या हो गया, कमजोर हो गया। तो बस उदारवादी में यही देखते हैं कि ये बंगाल का विभाजन होता है। अब यही बंगाल का जब विभाजन होता है तो ऐसे संस्था का क्या फायदा, जो इतने केंद्रीय लेवल का संस्था होते हुए भी ये बंगाल का विभाजन अंग्रेज कर दिए। तो फिर फायदा क्या, तो फायदा संस्था में कोई गड़बड़ी नहीं था, गड़बड़ी इसको कोऑर्डिनेट करने वाले में था, चलाने वाले में था। तब यहीं पर क्या होता है, 1905 में उदारवादी का दौर खत्म होता है और शुरू किसका दौर होता है, उग्रवादी का दौर शुरू होता है। ये भी अपने मांग को मांगेंगे तो कैसे मांगेंगे, अब ये संवैधानिक तरीके से नहीं मांगेंगे, अब उग्र होकर मांगेंगे, तानाशाही की तरह मांगेंगे। समझ में आ गया, विद्रोह करेंगे। और तब अपनी मांगों को, ये मतलब ये गर्म प्रवृत्ति के लोग थे,
उग्रवादी लोग कैसे प्रवृत्ति के लोग थे? गर्म प्रवृत्ति के लोग। ये अपनी मांगों को उग्र तरीके से मांगेंगे, दंगा फसाद करके मांगेंगे, और क्या करेंगे, संविधान में, जैसे इनका विश्वास संविधान में हुआ करता था कि चलो भाई संविधान में लिखा हुआ है कि अंग्रेज हमारी मांगों को पूरा करेंगे, तो आज न कल जरूर हमारी मांगों को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। लेकिन ऐसा इनका विश्वास नहीं था। इनका विश्वास था कि हम क्या लेंगे, लड़कर लेंगे, लेकिन लेंगे। हमको संविधान में विश्वास, हम इंतजार नहीं कर सकते हैं कि दिसंबर में कॉन्फ्रेंस होगा तो दिसंबर में हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा। ऐसा हम इंतजार नहीं कर सकते। हम अभी मांग रहे हैं तो हमको अभी चाहिए। इनका भी क्या था, मांग ही था। इसी में प्रमुख नेता कौन है, लाल बाल पाल, मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, और एगो घोष, अरविंद घोष। ये सभी इसके क्या हैं, प्रमुख नेता हैं। अब इसमें क्या देखा जाता है, इसमें देखा यह जाता है कि 1907 का जब समय था तो 1907 में सूरत में क्या होता है, अधिवेशन होता है। सूरत में 1907 में सूरत में अधिवेशन होता है, और उस अधिवेशन में कांग्रेस आईएनसी दो पार्ट में बंट जाता है, एक नरम दल और एक गरम दल में बंट जाता है। एक नरम दल और एक गरम दल में बंट जाता है। अब देखिए, पहले तो आईएनसी से अलग कौन हुआ, मुस्लिम अलग हो गया। अब यहाँ फिर 1907 में कांग्रेस में जो बचे थे उसमें भी गरम दल और नरम दल में बट गया, मतलब कमजोर होते जा रहा है। देखिए आईएनसी कमजोर होते जा रहा है धीरे धीरे। मतलब जब कमजोर होगा कोई चीज तो लोगों के उत्साह में क्या आएगा, कमी आएगा। राष्ट्रवाद में क्या आएगा, कमी आएगा। नवयुवक क्या होंगे, हतोत्साह होंगे। लोगों को अपना भविष्य क्या डूबता नजर आएगा। ये सभी होगा क्या, जब कांग्रेस कमजोर पड़ेगा तब होगा ये सब कहानी। तो यही सब होता है। अब देखिए, तो 1907 में क्या हो जाता है, यहाँ कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। फिर 1909 में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है। 1909 में अंग्रेज तो अभी सिर्फ और सिर्फ बंगाल को बंटवारा किए थे ना। अब यहाँ क्या कर देते हैं, 1909 में पृथक निर्वाचन का शुरुआत कर देते हैं। पृथक निर्वाचन मतलब कि अब मुसलमानों का निर्वाचन क्या होगा, चुनाव क्या होगा, अलग होगा। ये लोग फिर से अपना वो क्या कर दिए, गेम खेल दिए। अब जब उनका निर्वाचन अलग होगा तो उनका सरकार भी अलग होगा, और जब सरकार अलग होगा तो वो कभी भी कांग्रेस के अधीन नहीं रहेंगे, और जब कांग्रेस के अधीन नहीं रहेंगे तो अंग्रेज को इसी में शासन करने में क्या होगा, फायदा होगा। मुसलमान को लड़ा देंगे कांग्रेस से और कांग्रेस को लड़ा देंगे मुसलमान से। इसी में वो क्या करेंगे, कुत्ते बिल्ली का खेल खेलेंगे। कौन, अंग्रेज खेलेंगे। तो क्या कर देते हैं, 1909 में पृथक निर्वाचन का शुरुआत कर देते हैं। 1909 को ही बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले उस समय यहाँ का कौन होते थे, भारत के सचिव थे। मिंटो यहाँ के वायसराय थे। तो इसी 1909 के अधिनियम को बोला गया मार्ले मिंटो सुधार, और 1909 में ही क्या शुरू हो गया, पृथक निर्वाचन शुरू हो गया। ठीक है। अब 1909 के बाद कुछ वैसा घटना देखते नहीं है। उसके बाद देखते 1914 में। तो 1914 में दो चीज होता है, एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, और दूसरा में अफ्रीका से कौन आते हैं, महात्मा गांधी आते हैं 1914 में ही। अब 1914 में जब भारत आते हैं तो 1915 में वो गुजरात में क्या करते हैं, साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। अब देखिए कैसे गांधी जी का एंट्री हो रहा है यहाँ पे। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले ही कहते हैं महात्मा गांधी को कि अगर जो भारत की राजनीतिक में आपको प्रवेश करना है तो भारत की स्थिति को पहले समझना पड़ेगा, कि आपको पहले एक साल पूरे भारत में क्या करना पड़ेगा, भ्रमण करना पड़ेगा। हर जगह की स्थितियों को समझना पड़ेगा, हर जगह की स्थिति को जानना पड़ेगा। पूरे भारत को एक साल में समझना कोई मामूली चीज नहीं था, लेकिन वो होता है कि जरूरत इंसान को कुछ भी करवा सकता है। तो वैसे ही हुआ क्या कि महात्मा गांधी क्या किए, 1915 से 16 का जो दौर रहा वो भारत भ्रमण में गुजारे, मतलब भारत में घूमने में गुजारे, भारत की स्थिति को जानने में गुजारे। कौन, महात्मा गांधी। अब देखिए, अब 1916 में ही क्या होता है कि नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग का क्या होता है, लखनऊ में। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है, लखनऊ में। लखनऊ में, और लखनऊ में उस समय कौन थे, अंबिका चरण मजमूदार।
अंबिका चरण मजमूदार, एसी मजमूदार क्या थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1916 में। और इसी समय लखनऊ में ही क्या होता है कि जो नरम दल गरम दल 1907 में टूटा था, मुस्लिम लीग 1906 में टूटा था, ये सभी क्या होंगे 1916 में क्या होंगे, एक हो जाएंगे। मतलब फिर से क्या हो गया, कांग्रेस एक हुआ ना। चलिए देखिए, अब 1916 में ही क्या शुरू हो जाता है, होम रूल। होम रूल भी बस इसीलिए शुरू होता है, एक तो उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है, दूसरा होता है कि भारतीयों का अपना मांग रहता है जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाते हैं, तीसरा होता है क्या कि कांग्रेस में धीरे धीरे फूट पड़ने की वजह से कांग्रेस भी कमजोर हो रहे थे। तो इसीलिए होम रूल आंदोलन चलाया जाता है। और होम रूल आंदोलन कितने लोग चलाते हैं, 2 लोग चलाते हैं। इसमें नेतृत्व कितने का था, 2 का था। एक बाल गंगाधर तिलक अपना चलाते हैं और दूसरी एनी बेसेंट अपना चलाती है। वैसे अगर जो पूछेगा कि होम रूल आंदोलन में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक में किसका क्षेत्र जो था बड़ा था, तो वो एनी बेसेंट का था। अब देखिए आगे, अब होता है क्या कि 1916 में होता है होम रूल शुरू। मतलब क्यों होता है, देख रहे हैं ना कि जो कांग्रेस में फूट पड़ा था, उसी कांग्रेस के फूट पड़ने से क्या हुआ था, राष्ट्रवाद में कमी आ गया था, नवयुवक हतोत्साह हो रहे थे, लोगों का अपना भविष्य क्या दिख रहा था, मतलब आजादी का कोई किरण नहीं दिख रहा था। ये कमजोर होने से उसी को फिर से बरकरार करने के लिए होम रूल लीग का स्थापना होता है। पहला उद्देश्य ये। दूसरा उद्देश्य ये होता है कि लोग अपनी मांगों को मांग रहे थे लेकिन वो मांग पूरा नहीं हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक शुरू करते हैं। क्यों, क्योंकि उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है और उनका ऐसा मानना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का स्थिति क्या होगा, खराब होगा और वो हमारी मांगों को मानने में क्या होंगे, हम अपनी मांगों को मानने में सफल होंगे। तो इस उद्देश्य से भी होम रूल लीग का क्या किया गया, स्थापना किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट क्या किए, होम रूल लीग का स्थापना किए। इसका डिटेल हम टॉपिक में पढ़ेंगे, अभी तो बस ऐसे एक व्यू ले रहे हैं इसका। अब देखिए आगे, अगला होता है क्या कि 1917 में महात्मा गांधी बिहार में चंपारण सत्याग्रह करते हैं। चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था, तो नील की खेती के लिए। नील का खेती एक ऐसा खेती होता था कि अगर जो 1 वर्ष उसमें खेती हो जाता था तो अगले 3 वर्ष तक वो जमीन क्या होता था, बंजर हो जाता था। अगले 3 वर्ष के लिए वो जमीन क्या हो जाता था, बंजर हो जाता था। ऐसे में किसानों को काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता था। इसी स्थिति को सुधार लाने के लिए राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी को क्या किए, निमंत्रण दिए बिहार आने का, बिहार में चंपारण आने का। और वही महात्मा गांधी क्या करते हैं, चंपारण आते हैं और वहीं पर क्या करते हैं, अपना पहला सत्याग्रह, भारत के अंदर प्रथम सत्याग्रह कौन था, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का होता है। और इसमें वो सफल होते हैं। क्या होते हैं, इसमें सफल होते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि चंपारण सत्याग्रह को ही 3 कठिया व्यवस्था करते हैं। 3 कठिया व्यवस्था। 3 कठिया क्या होता था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा क्या होता था, नील का खेती होता था। किसी के पास 1 बीघा जमीन है तो उसमें 3 कट्ठा क्या होता था, नील का खेती होता था। इसीलिए इसको बोला गया 3 कठिया खेती। अब देखिए 1919 में रॉलेट एक्ट का क्या होगा, स्थापना होगा। रॉलेट एक्ट मतलब काला कानून। ये कानून किसके द्वारा बनाया गया था, अंग्रेजों के द्वारा। इसी कानून को कहते हैं काला कानून। कि मतलब जिस पर भी शक हो उसको क्या कर लो, पकड़ लो और उसको जेल के अंदर डाल दो और 2 साल तक उसको बाहर नहीं आने देना है। मतलब कि ना तो उसका कोई अपील चलेगा, ना तो वकील और ना ही उसका कोई दलील होगा। यही था कौन, रॉलेट एक्ट है। यही कौन है, रॉलेट एक्ट है। इसी के विरोध में क्या होता है, रॉलेट सत्याग्रह होता है। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह होता है। और इसी रॉलेट एक्ट के तहत सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो गिरफ्तार जब सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को किया जाता है तो उनकी रिहाई के लिए क्या होता है, जलियांवाला बाग में मीटिंग होता है। जलियांवाला बाग में मीटिंग होता है। लेकिन अंग्रेजों को लगता है कि ये हमारे विरुद्ध क्या हो रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। और उस समय अंग्रेज क्या करते हैं, इन निहत्थों पर गोलियां बरसा देते हैं, जिसमें लगभग हजारों लोगों का क्या हो जाता है, जान चला जाता है। इसी को बोला गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो यहां तक कंप्लीट हुआ किसका, उग्रवादी का। उग्रवादी का दौर
खत्म होगा। जब इसमें कोई सफलता नहीं मिला तो उग्रवादी आए, जब उग्रवादी को भी कोई सफलता नहीं मिलेगा तो अब कौन आएंगे? गांधीवादी आएंगे। तो गांधीवादी भी समझेंगे। लेकिन ये क्रांतिकारी जो थे ये तीनों के समकालीन थे। इन्हीं तीनों के क्या हैं? समकालिक हैं। देखिए ना, 1890 से 1931। लेकिन ये एक संस्था के तहत रहकर काम नहीं किए, तो इसीलिए इसको हम क्या करेंगे? अलग से पढ़ेंगे। लोग कहते हैं कि हमें चरखा आज़ादी दिला दिया। हमें चरखा से क्या मिला? आज़ादी मिला। कंगना रनौत तो बोलती है कि आज़ादी हमें भीख में मिला। अरे कभी इनका भी इतिहास पढ़ लिया करो, फिर पता चलेगा। अनपढ़ों को क्या पता? इनका इतिहास पढ़िए, फिर पता चलेगा कि हाँ, आज़ादी के लिए कितना जिद्दोजहद करना पड़ा था। ये हैं हमारे रियल हीरो, जिनको इतिहासकार उस समय के कौन नेताओं ने क्या दिया? क्रांतिकारी, आतंकवादी का नाम दिया। हम मानते हैं कि यही हमारे क्या हैं? रियल हीरो हैं। और इन्हीं के तहत हमको क्या मिला? भारत का आज़ादी मिला। तो इसी को हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। क्रांतिकारी नाम दिए क्रांतिकारी, लेकिन वास्तविकता अगर जो पूछो तो ये एक हीरो से कम नहीं थे। तौहीन करता हूं मैं उस समय के सरकार को, तौहीन करता हूं मैं उस समय के इतिहासकार का, जो हमारे देश की आज़ादी में अहम रोल निभाने वाले किरदार, महान पुरुष, रियल हीरो, भारत माँ की असली लाल को वो लोग क्रांतिकारी का दर्जा दिए, आतंकवादी का दर्जा दिए। मतलब क्या सिर्फ चरखा लेके निकलेंगे और आज़ादी मिल गया? ऐसा है इतिहास? नहीं। ये तो बात वही हो गया ना कि जिंदगी भर भार संभाला कील ने और लोग आए और तस्वीर का तारीफ करके चले गए। मतलब कि भारतीय इतिहास को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर हमको क्या किया गया? दिखाया गया। अब जो दिखाया गया उसी को न पढ़ना है। तो पहले समझते हैं क्रांतिकारी, जो इतिहासकार ने नाम दिया इनको क्रांतिकारी, इनके बारे में ही समझते हैं। ठीक है, देखिए तो सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह और चरखा से भारत की आजादी अगर जो सिर्फ मिल जाता तो उदारवादी भी क्या कर रहे थे? वो भी तो शांतिपूर्ण ही विरोध कर रहे थे, वो भी तो संवैधानिक तरीके से विरोध कर रहे थे। तो जब आखिर चरखे से और सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह से आजादी मिला, तब तो ये आजादी हमको उदारवादी के काल में ही न मिल जाना चाहिए था। तो फिर इस समय हमको क्यों नहीं मिला? तो मतलब क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि अंग्रेज इस इंतजार में थे कि भारत के राजनीतिक में महात्मा गांधी का क्या होगा? एंट्री होगा और तब हम भारत को आजाद कर देंगे? क्या ऐसा मानना सही होगा? नहीं। तो फिर क्यों सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह से ही आजादी मिला? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस आजादी में बहुत बड़ा योगदान किनका रहा है? हमारे इन सभी राष्ट्रवादियों का रहा है। भारत को आजादी दिलाने में इन महान पुरुष का बहुत बड़ा योगदान था। इनको भारतीय राजनीति से कोई दिलचस्पी नहीं था। जिनको भारतीय राजनीति में दिलचस्पी था वो अपने हिसाब से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर क्या किए? बनाए हैं। ये तो सिर्फ क्या भारत की आजादी चाहते थे। ये जो क्रांतिकारी हैं ये क्या चाहते थे? भारत के सिर्फ आजादी चाहते थे। इसीलिए तो ये निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का भी ख्याल ना करते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए शहादत प्राप्त कर लिए। एक आजाद भारत का सपना लेकर ये अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े, लेकिन इतिहासकार इन्हें किसका दर्जा दिया? आतंकवादी का दर्जा दे दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय भारत की राजनीति में जो भी थे उनको डर था कि अगर जो इनका सच्चाई हम दिखाएंगे तो फिर स्थिति हमारे विपरीत हो जाएगा, हमको कोई फायदा मिलेगा नहीं। क्योंकि इनको तो राजनीतिक साधना था, राजनीतिक इनको क्रांतिकारी को नहीं साधना था, साधना किनको था? इन सभी राजनेताओं को साधना था। इसीलिए इन सभी को क्या था? डर था कि अगर जो हम सच्चाई दिखाएंगे तो हमारा क्या होगा? वर्चस्व खत्म हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि अजी हमसे बचकर किधर जाइएगा, जिधर जाइएगा हमें पाइएगा। मतलब बकरे की अम्मा कब तक आखिर उसकी खैर मनाएगी? उसको एक ना एक दिन तो क्या होना है? कटना ही है। तो वही होता है इन लोग के साथ भी। ये अपनी नाकामयाबों को छिपाने के लिए तो अपनी जिद्दोजहद में लगे ही रहते हैं, लेकिन कब तक अपनी नाकामयाबों को छिपाएंगे? लेकिन अफसोस, इस त्रुटिपूर्ण, इस विडंबना युक्त सरकार को समझने में भारतीयों को 70 साल का क्या लगा? सफर तय करना पड़ गया। 70 साल का समय लग गया। और जब सरकार बदला तो भारत का इतिहास बदला, भारत का स्थिति बदला।
वैश्विक स्तर पर एक नए भारत का क्या हुआ, पहचान हुआ। देख रहे हैं ना, जो पहले इतिहास में हम देखते हैं कि पूरी दुनिया का नजर एक समृद्ध भारत की तरफ रहता था, वही आज सेम कंडीशन क्या हो गया, दोहरा दिया। आज भी पूरे भारत, पूरे विश्व का नजर एक नए भारत, आत्मनिर्भर भारत की तरफ रहता है। आप देख लीजिए एग्जांपल यूक्रेन और रूस का, यूक्रेन और रूस का क्या देख लीजिए, लड़ाई देख लीजिए, युद्ध देख लीजिए। पूरी दुनिया का नजर भारत की तरफ है कि भारत क्या कर दे, रूस में जाकर क्या करे, वार्ता करे और इस युद्ध को क्या करे, शांत करे। ये है असली भारत, ये है भारत का नया पहचान। तो वही हुआ, जब सरकार बदला तो सच्चाइयां बदला, स्थिति बदला, इतिहास भी बदला। और इस इतिहास में अब देखिए क्या हो रहा है कि हम लोगों को सच्चाइयां दिखाया जा रहा है। इसी सच्चाई का सबसे बड़ा प्रूफ अभी हाल ही में निकला हुआ है एक मूवी द कश्मीर फाइल्स है। ये कश्मीर फाइल का जो स्टोरी है वो घटना आज का नहीं, नया नहीं है, ये काफी पुराना है। तो जब काफी पुराना था तो ये मूवी पहले क्यों नहीं आया? तो पहले नहीं आया, इसका सबसे बड़ा जो कारण मान सकते हैं, हो सकता है कि उस समय यहाँ जो भी सरकार था उस पर उस समय के लोगों के क्या नहीं हो रहा होगा, भरोसा नहीं रहा होगा, विश्वास नहीं रहा होगा, इसलिए इस फिल्म को उस समय नहीं रिलीज किया गया, उस समय नहीं बनाया गया। मतलब कि एक फिल्म को बनाने के लिए भी एक सरकार का इंतजार करना पड़ गया। सोचिए, ये आज़ाद भारत था, ये 70 साल का जो सफर तय कर रहा था, ये आज़ाद भारत था? नहीं था। मतलब इस फिल्म को अब रिलीज किया गया, यह फिल्म भारतीय समाज में एक वेव के तरह आया, एक तरंग के तरह आया और सबको झकझोर के रख दिया। सबके दिलों में राष्ट्रवाद का क्या भर दिया, भावना भर दिया। लोग इस फिल्म के जरिए उस समय की व्यवस्था, उस समय का समाज, उस समय के सरकार से क्या हो पाए, रूबरू हो पाए। क्योंकि यह फिल्म कोई इंटरटेनमेंट वाला फिल्म नहीं है, ये सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है। लोग इस फिल्म को देखें और फिर अपने क्या किए, असलियत को पहचान पाए। और इस फिल्म को देखने के बाद लोगों के दिलों में राष्ट्रवाद इस कदर आया कि आप देखिए ना, भारत का सबसे ज्यादा पसंदीदा किया जाने वाला टीवी शो द कपिल शर्मा शो, जब इस फिल्म को प्रमोट नहीं किया तो वही लोग जो इस शो को देखना पसंद करते थे, वही लोग इस शो को क्या करना, बंद करने का क्या करने लगे, नारा लगाने लगे। और बाइकआउट कपिल का भी क्या किए, नारा दिए। और इसका असर ये हुआ कि आज शायद ये शो भी क्या हो गया, बंद हो गया। यह होता है क्या, राष्ट्रवाद का असली ताकत। वैसे तो मैं कपिल शर्मा को थैंक यू बोलना चाहता हूं कि वो अगर इस फिल्म को प्रमोट नहीं किए, उससे क्या हुआ कि लोग अपनी जनता, जितने भारत के जनता थे, वो उस फिल्म को अपने हाथों में लिए और प्रमोट करने का क्या किए, जिम्मा उठाए और वो बखूबी निभाए भी। इससे राष्ट्रवाद देखा गया। इतना ही नहीं, वर्ल्ड फेमस लीडर, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस फिल्म को क्या किए, प्रमोट किए। ये होता है राष्ट्रवाद, ये होता है क्या, राष्ट्रवाद होता है। तो बस इसी इतिहास को हमको क्या करना है, पढ़ना है। वो कहते हैं कि इतिहास अपने आप को क्या करता है, दोहराता है। देखिए ना, नहीं दोहरा रहा है। एक समय था जब ब्रिटेन का शासक भारत पर आके क्या किया था, शासन किया था, और आज भारत का एक व्यक्ति ब्रिटेन की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियों का शेयर है उसको खरीद रहे हैं। रतन टाटा जी बड़े बड़े कंपनियों को क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं और वहां के लोगों से उसमें क्या करवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं। वहां की पूरे सरकार मिलकर भारत को गुलाम किया था, लेकिन यहाँ के एक व्यक्ति जाकर वहां क्या कर दिए, इस चीज को दोहरा दिए हैं। देखिए, समझने वाला चीज है। इतिहास कहता है कि अपने आप को हम क्या करेंगे, दोहराएंगे, और वो इतिहास दोहरा रहा है। ये वो भारत नहीं है जब लोग आते थे, बम फोड़ते थे, दंगा करते थे और चले जाते थे। ये नया आत्मनिर्भर भारत है। ये घर में घुसेंगे, मारेंगे और उसके बाद पूछेंगे हाउ द जॉब्स। समझ गए? ये है नया भारत, ये है आत्मनिर्भर भारत, ये है भारत का ताकत, ये है भारत की शक्ति, ये है आज का अखंड भारत। अगर उस समय इन महापुरुष को, क्रांतिकारी जिनका नाम दिया गया, इन महापुरुष को आईएनसी में रहकर इनकी गतिविधियों को चलाने का मौका दिया हुआ होता, तो सच बता रहे हैं कि ये भारत के आजादी में 1947 तक का सफर तय करने नहीं देते। ये बहुत पहले ही क्या करते, भारत को आजाद कर देते। लेकिन इनको कोई ऑथेंटिक संस्था मिला नहीं। ये अपने अपने तरह से, अपने अपने लेवल पर क्या किए, अंग्रेजों का विरोध किए। इनका बस एक ही मानना था,
कि पेड़ के डाली पर हमला मत करो, डायरेक्ट पेड़ के क्या करो, जड़ पर हमला करो। इनका यही मानना था कि हमको अंग्रेज के छोटे छोटे अधिकारियों को नहीं मारना है, हमको किसको मारना है, डायरेक्ट ऊंचे अधिकारियों को मारना है। और ऊंचे अधिकारियों को मारेंगे तभी हमारी बातों को क्या किया जाएगा, सुना जाएगा। और ऐसा ही ये लोग करते थे। तो अगर जो इनको एक ऑथेंटिक संस्था मिल जाता, आईएनसी में रहकर काम करने का इनको परमिशन मिल जाता, तो ये 1947 से ही पहले क्या कर देते, भारत को आजाद कर देते। और जो लोग ऐसा मानते हैं कि चरखे से भारत का आजादी मिला था, तो उनको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं करता तो शायद ये चरखा रहते रहते सड़ जाता, लेकिन भारत को आजादी नहीं मिलता। भारत की आजादी में इन महापुरुष का क्या है, बहुत बड़ा योगदान है। हमारे कौन, खुद्दीराम बोस, प्रफुल्ल चंद्र चाकी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, इनका क्या है, बहुत बड़ा रोल है भारत की आजादी में। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी उतना ही बड़ा रोल है। अगर जो भारत को आजाद अगर जो अंग्रेज करना चाहते तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुआ था, उसमें भी कर देते, लेकिन नहीं किए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनकी स्थिति काफी ज्यादा कमजोर हो गया और वो समझ गए कि और हमको लड़ने का ताकत नहीं है। तो जब हमारे पास लड़ने का ताकत नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास कुछ वैसा बचा नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब ये सब चीज फिर से नहीं दोहरा सकते हैं। और इसी में क्या होता है कि भारत को आजाद करते हैं। तो भारत की आजादी में अगर जो मानिए तो विदेश जर्मनी के द्वारा शुरू किया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी उतना ही जरूरी है जितना भारत में क्या हो रहा था, आजादी के लिए आंदोलन लड़ा जा रहा था। समझ में आया? तो यही था सफर। अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका जो भी फोटो है हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल का क्या है लिंक है, वहां पर सारा पीडीएफ मैं क्या किया हूँ, अपलोड कर दिया हूँ, उसको आप लोग जरूर देखें। और कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा लेक्चर, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बाकी का जो भी पीडीएफ होगा मैं टेलीग्राम लिंक पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग अपलोड कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। बाकी का लेक्चर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।